नमस्कार दोस्तों। आज हम राइज ऑफ द मौर्य द एम्पायर ऑफ फायर एंड धर्मा को हमारे चैनल पर लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी दिलों में आग जला देती है। ये कहानी है शक्ति, बदले और एक सपने की। एक ऐसे लड़के की जिसने राख से उठकर पूरा भारत बदल दिया। चैप्टर 1, जम एक साम्राज्य का। ये कहानी है उस दौर की जब भारत के आसमान पर लाल धुआं छाया था, जहां मंदिरों की घंटियां खामोश थी और खेतों की मिट्टी में राख मिली हुई थी। मगध की धरती पर राजा धनानंद का आतंक फैल चुका था। गांव जलाए जा रहे थे, लोगों से उनकी मेहनत, उनका सम्मान और उनका भविष्य छीन लिया गया था। इसी तबाही के बीच एक लड़का राख के ढेर पर खड़ा था, चंद्रगुप्त। नंगे पैर, हाथों में अपने पिता की टूटी तलवार और आंखों में सिर्फ आग। उसके चारों ओर सब कुछ खत्म हो चुका था। मां की पुकार, पिता की हंसी और घर की दीवारें तक। लेकिन उस लड़के के भीतर कुछ ऐसा जल रहा था जो कभी बुझ नहीं सकता था। संकल्प। वो आकाश की ओर देखता है, उसकी आवाज कांपती नहीं। एक दिन मैं इस अन्याय को खत्म कर दूंगा। मैं एक नया साम्राज्य बनाऊंगा, धर्म और न्याय का। सूरज की पहली किरण राख पर पड़ती है और वो टूटी तलवार उसके हाथों में चमक उठती है, जैसे भाग्य ने अपनी दिशा बदल दी हो। वहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। चैप्टर 2, राख और महत्वाकांक्षा। मगध की धरती अब राख बन चुकी थी। हवा में धुएं की गंध थी और आसमान पर डर का साया। हर ओर लाशें, टूटी हुई झोपड़ियां और उन आंखों की खालीपन जो कभी सपनों से भरी थी। उसी वीरान धरती पर एक लड़का राख के बीच खड़ा था, चंद्रगुप्त। उसकी उम्र छोटी थी, पर उसकी नजरों में तूफान था। उसके गांव को जला दिया गया था, उसका परिवार लापता था, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही जल रहा था, महत्वाकांक्षा। वो जानता था कि अगर इस दुनिया में न्याय नहीं है तो उसे खुद बनना होगा न्याय का अस्त्र। हर दिन वो देखता सैनिकों का अत्याचार और हर रात सोचता, एक दिन मैं इन सब का अंत करूंगा। राख में खेलता वो बालक अब सैनिकों की चाल समझने लगा था। उसके भीतर एक योद्धा जन्म ले चुका था। उसी समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राजा धनानंद अपने सोने के महल में मस्त था। वो जनता के आंसुओं को अपनी जीत समझता था। वो नहीं जानता था कि उसकी धरती पर एक ऐसा बालक सांस ले रहा है जो एक दिन उसका नाम इतिहास से मिटा देगा। और फिर भाग्य ने अपनी अगली चाल चली। दूर तक्षशिला की ओर से एक साधु आ रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो विचारों से भी अधिक शक्तिशाली था। उसका नाम था चाणक्य, और चंद्रगुप्त की कहानी अब एक नई दिशा लेने वाली थी। चैप्टर 3, गुरु और शिष्य। तक्षशिला की पवित्र भूमि पर धूल से भरी सड़कों पर एक साधु तेज कदमों से बढ़ रहा था। उसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी और चेहरे पर तूफान जैसी शांति। वो थे चाणक्य। उन्होंने देखा एक ऐसा साम्राज्य जहां अन्याय सर्वोच्च था, जहां राजा धनानंद की सत्ता तलवार नहीं बल्कि डर पर टिकी थी। चाणक्य जानते थे इस व्यवस्था को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि रणनीति और बल से तोड़ा जा सकता है। इसी खोज में उनका सामना हुआ एक अनजान बालक से, जो बाजार में सैनिकों की चालें नकल कर रहा था। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार थी, पर उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो चाणक्य के मन में जल रही थी। चाणक्य ठहर गए। तुम्हारा नाम क्या है, बालक? बालक ने सिर उठाया। चंद्रगुप्त। चाणक्य मुस्कुराए। राजा बनना चाहोगे? चंद्रगुप्त ने जवाब दिया। राजा नहीं, शासक बनना चाहता हूं, ताकि कोई और हमारे जैसा न चले। उस पल इतिहास ने करवट ली। गुरु ने शिष्य को पाया और शिष्य ने अपना मार्गदर्शक। तक्षशिला की भूमि अब 2 अग्नियों का संगम बन चुकी थी, एक बुद्धि की आग और एक प्रतिशोध की।
अब आरंभ हुआ गुरु और शिष्य का युग, जो भारत के इतिहास को सदा के लिए बदलने वाला था। चैप्टर 4, तक्षशिला की दीक्षा। तक्षशिला, ज्ञान की भूमि, जहां बुद्धि और युद्ध दोनों की शिक्षा दी जाती थी। यहां शब्द भी शस्त्र थे और शस्त्र भी शास्त्र बन जाते थे। उसी भूमि पर अब चाणक्य ने अपने नए शिष्य चंद्रगुप्त को लेकर कदम रखा। धूल भरी राहों पर उनके पीछे इतिहास धीरे धीरे चल रहा था। दिन के उजाले में चाणक्य ने उसे युद्ध के नियम सिखाए, तलवार कैसे थामी जाती है और मन को कैसे संयमित रखा जाता है। रात के अंधेरे में वे उसे राजनीति का ज्ञान देते, कैसे शब्दों से भी साम्राज्य गिराए जा सकते हैं। चंद्रगुप्त सुनता, हर शब्द को आत्मसात करता। एक दिन चाणक्य ने पूछा, अगर राजा गलत है तो क्या करना चाहिए? चंद्रगुप्त ने कहा, राजा को नहीं, उसके अहंकार को हराना चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए, तुम्हारा विचार तुम्हारी तलवार से तेज है, यही तुम्हारी शक्ति बनेगी। महीने बीते, ऋतुएं बदली। चंद्रगुप्त अब सिर्फ एक बालक नहीं था, वो बन चुका था एक शिष्य, जिसके हर कदम में अनुशासन था और हर सांस में उद्देश्य। तक्षशिला की गलियों में उसकी वीरता की चर्चा फैलने लगी। वो भाले से निशाना साधता, तलवार की धार पर नाचता और चाणक्य की हर नीति को अपने मन में उतार लेता। लेकिन एक रात जब चंद्रगुप्त ध्यान में बैठा था, उसने देखा उसके भीतर अब भी आग है। उसके गांव की राख, उसकी मां की चीखें, सब उसकी यादों में जीवित थी। वो उठा, आकाश की ओर देखा और बोला, गुरुदेव, क्या न्याय पाना ही धर्म है या उसे स्थापित करना भी हमारा कर्तव्य है? चाणक्य ने उत्तर दिया, जब तक इस धरती पर अन्याय जीवित है, तब तक तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा अस्त्र है। अगले दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक आखिरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, शक्ति केवल तलवार से नहीं आती, वो आती है संयम से, नीति से और धैर्य से। याद रखो, जब तुम्हारे पास साम्राज्य हो, तब न्याय तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होना चाहिए। चंद्रगुप्त ने प्रण लिया कि वो न सिर्फ एक योद्धा बनेगा, बल्कि एक ऐसा शासक जो धर्म और नीति से साम्राज्य चलाएगा। तक्षशिला की दीक्षा पूरी हो चुकी थी। अब समय था मैदान में उतरने का। अब इतिहास को लिखना था, तलवार की नोक पर। चैप्टर 5, चाणक्य का प्रण, ईसा पूर्व 338। नालंदा विश्वविद्यालय का विशाल प्रांगण उस दिन कुछ अलग था। चारों ओर विद्यार्थियों की भीड़ थी, पर सबकी नजरें एक व्यक्ति पर टिकी थी। वो था चाणक्य, एक ऐसा ब्राह्मण जिसकी आंखों में ज्ञान की अग्नि और अपमान का विष दोनों जल रहे थे। कुछ दिन पहले ही चाणक्य मगध के राजा धनानंद के दरबार में अपमानित होकर लौटे थे। राजा ने उनके विचारों का उपहास किया था। एक ब्राह्मण राजनीति सिखाएगा? राज चलाना कोई यज्ञ नहीं है, ये कहते हुए उसने चाणक्य को दरबार से बाहर फेंक दिया था। वो दिन चाणक्य के लिए केवल अपमान का नहीं, प्रण का दिन बन गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जब तक ये नंद वंश मिट नहीं जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं एक ऐसे शिष्य को तैयार करूंगा जो इस धरती को धर्म और नीति पर चलाएगा। वर्षों बीतते गए। चाणक्य ने अपनी शिक्षाओं से कई विद्यार्थियों को तैयार किया, पर एक दिन नालंदा के द्वार पर एक लड़का आया, चंद्रगुप्त। वो नंगे पांव था, आंखों में भूख भी थी और जिद भी। चाणक्य ने देखा, ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने सिर ऊंचा कर कहा, मैं मौर्य वंश का पुत्र हूं, पर आज कोई पहचान नहीं। चाणक्य मुस्कुराए, जिसके पास पहचान नहीं, वही इतिहास बनाता है। उस दिन से गुरु और शिष्य की जोड़ी बनी, जिसने आगे चलकर एक नए साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मगध की धरती पर परिवर्तन की आंधी चलने वाली थी, और वो आंधी अब किसी भी शक्ति से नहीं रुकने वाली थी। अध्याय 6,
राजनीति के बीज ईसा पूर्व 337। नालंदा की प्राचीन दीवारों के भीतर एक नए युग का जन्म हो रहा था। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को केवल शास्त्र नहीं, राजनीति की असली कला सिखा रहे थे। राजा वही जो केवल तलवार नहीं, नीति और बुद्धि से भी शासन करे। चाणक्य की आवाज पूरे गुरुकुल में गूंज रही थी। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द जैसे उसकी आत्मा में उतर रहा था। चाणक्य ने मिट्टी पर रेखाएं खींची। देखो, ये राज्य है और ये प्रजा। राजा तभी सफल होगा जब ये दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें। पर याद रखना, विश्वास बिना शक्ति अधूरा है। वो चंद्रगुप्त को राजनीति के रहस्य सिखा रहे थे। गुप्तचर, कर प्रणाली, सेना की संरचना, कूटनीति और युद्ध नीति। दिन में अध्ययन होता और रात में वे दोनों मगध की सीमाओं पर घूमते, जनता की हालत समझते, भूख, कर और सैनिकों का क्रूर शासन। एक रात चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल ज्ञान से राजा बन सकते हैं? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, राजा बनने के लिए केवल ज्ञान नहीं, अग्नि चाहिए, अन्याय के विरुद्ध जलने की अग्नि। उस रात चंद्रगुप्त ने पहली बार अपने मन में एक चित्र देखा, एक ऐसा साम्राज्य जहां न्याय ही सबसे बड़ी शक्ति हो, जहां कोई राजा नहीं बल्कि धर्म राज्य हो। वहीं से शुरू हुआ उनका सफर। गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त धीरे धीरे एक विद्यार्थी से राजनीतिज्ञ और एक साधारण युवक से साम्राज्य निर्माता बन रहा था। धीरे धीरे मगध की हवाओं में बदलाव की गंध आने लगी थी। धनानंद का अहंकार चरम पर था और उसके पतन के बीज अब नालंदा की मिट्टी में बो दिए गए थे। चैप्टर 7, गुप्तचर और षड्यंत्र, ईसा पूर्व 336। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में नंद वंश की सत्ता दिन ब दिन निर्दयी होती जा रही थी। हर गलियारे में भय था, हर बाजार में सैनिकों की छाया। पर उन्हीं अंधेरे गलियारों में एक नई शक्ति चुपचाप जन्म ले रही थी, चाणक्य की बनाई गुप्तचर प्रणाली। रात के समय एक छोटा समूह चंद्रगुप्त के चारों ओर इकट्ठा होता। ये कोई साधारण लोग नहीं थे। कोई व्यापारी के रूप में मगध में घूमता, कोई सैनिक बनकर नंद सेना की हरकतें देखता, तो कोई महल के नौकर की वेशभूषा में जानकारी जुटाता। चाणक्य ने सिखाया था, राज्य केवल सेना से नहीं, सूचना से चलता है। जो जानता है वही जीतता है। धीरे धीरे खबरें आने लगी। राजा धनानंद ने नए कर लगाए हैं, जनता विद्रोह के कगार पर है और उसके अपने मंत्री भी उसके अत्याचार से तंग है। यह सुनकर चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, बीज अंकुरित हो चुका है। एक गुप्त रात्रि सभा में चंद्रगुप्त ने अपने लोगों से कहा, अब हम केवल शिष्य नहीं, रणनीतिकार हैं। हम नंद वंश को भीतर से गिराएंगे, न कि खुले युद्ध में। उन्होंने छाया संगठन की स्थापना की, एक ऐसी गुप्त व्यवस्था जो पूरे मगध में फैली हुई थी। हर गांव, हर बाजार, हर मंदिर में उनके लोग थे। राजा की हर चाल, हर संदेश अब चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास पहुंचने लगा। पर षड्यंत्र आसान नहीं था। एक रात नंद दरबार के एक मंत्री को शक हुआ, यह सब कुछ कोई बड़ा ब्राह्मण कर रहा है। नाम है चाणक्य। उसके आदेश पर सैनिक नालंदा की ओर रवाना हुए, लेकिन चाणक्य पहले ही सब जान चुके थे। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा कर कहा, अब हमें छाया से निकलकर सूर्य बनना होगा। मौर्य साम्राज्य की ज्योति अब बुझ नहीं सकती। चैप्टर 8, विद्रोह की पहली चिंगारी, ईसा पूर्व 335। पाटलिपुत्र की सड़कों पर उस दिन सन्नाटा था। बाजार बंद थे और सैनिक हर कोने में तैनात। राजा धनानंद ने फिर से कर बढ़ा दिए थे। अब गरीब किसान अपने खेत भी बेचने को मजबूर थे। जनता के दिलों में डर नहीं, क्रोध था, और इसी क्रोध से जलने वाली थी विद्रोह की पहली चिंगारी। नालंदा में चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी योजना पर अंतिम चर्चा कर रहे थे।
चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, अब शब्द नहीं, कर्म का समय आ गया है। हर अत्याचार के विरुद्ध जब जनता खड़ी होती है तो साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा हो, ढह ही जाता है। उन्होंने अपनी गुप्तचर सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक एक दल राजधानी के अंदर असंतुष्ट सैनिकों से संपर्क करेगा। दूसरा दल कर वसूली के समय जनता को एकजुट करेगा। तीसरा दल चंद्रगुप्त के साथ सीमावर्ती गांवों में जाएगा, जहां से विद्रोह शुरू होना था। कुछ ही दिनों में पाटलिपुत्र के बाहर का माहौल बदल गया। किसान, व्यापारी और सैनिक सभी एक नाम लेने लगे, चंद्रगुप्त। पहली भिड़ंत मगध के उत्तर में एक छोटे नगर वैशाली में हुई। नंद सैनिकों ने जनता को कर के लिए पीटा, पर इस बार जनता चुप नहीं रही। चंद्रगुप्त घोड़े पर सवार था, हाथ में तलवार, और पीछे भीड़ थी, धर्म के लिए की पुकार के साथ। लड़ाई छोटी थी, पर असर बड़ा। नंद सेना पीछे हट गई और पहली बार जनता ने अपनी भूमि वापस ली। वैशाली में हर ओर जश्न था। लोगों ने कहा, मौर्य नाम अब विद्रोह नहीं, आशा का प्रतीक है। दूर से ये दृश्य देखकर चाणक्य ने कहा, यही है वो क्षण जब इतिहास करवट लेता है। आज चिंगारी जली है, कल ये अग्नि साम्राज्य को भस्म करेगी। चैप्टर 9, पाटलिपुत्र की दीवारों के भीतर, ईसा पूर्व 334। पाटलिपुत्र, नंद वंश की शक्ति का हृदय। ऊंची दीवारें, सोने से सजे द्वार और चारों ओर चौकसी की बाड़। पर अब उस बाड़ में दरारें पड़ चुकी थी। वैशाली के विद्रोह की खबर राजधानी तक पहुंच चुकी थी। धनानंद का क्रोध सीमाएं पार कर चुका था। एक ब्राह्मण और एक बालक मेरे साम्राज्य को चुनौती देंगे, उसने दहाड़ते हुए कहा और अपने सेनापति से आदेश दिया, जिसे भी चाणक्य कहा जाए, उसका सिर मेरे सामने लाओ। पर धनानंद नहीं जानता था, चाणक्य के गुप्तचर पहले ही उसके महल के भीतर पहुंच चुके थे। महल के रसोइये से लेकर सैनिकों तक कई लोग अब मौर्य विचारधारा से जुड़ चुके थे। रात के सन्नाटे में चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र की सीमा पर पहुंचा। चाणक्य ने कहा, आज तू पहली बार इस साम्राज्य के हृदय में कदम रखेगा, पर याद रख, भीतर की लड़ाई तलवार से नहीं, नीति से जीतनी होगी। भोर से पहले चंद्रगुप्त और उसके कुछ सहयोगी व्यापारी के वेश में शहर में दाखिल हुए। महल के भीतर नंद सेना के कुछ सिपाही पहले से उनके अपने लोग थे। धीरे धीरे सूचना मिलने लगी, राजा की सेना असंतुष्ट है, मंत्रियों में फूट है और जनता विद्रोह के इंतजार में है। उधर धनानंद ने एक गुप्त सभा बुलाई। उसने मंत्रियों से कहा, मगध की धरती पर जो भी विरोध में बोले उसका अंत कर दो। पर उसी सभा में एक मंत्री था, चाणक्य का गुप्तचर। उसने सारी जानकारी बाहर पहुंचाई। रात के तीसरे पहर चंद्रगुप्त ने संदेश दिया, समय आ गया है, दीवारें अब भीतर से टूटेंगी। और उसी क्षण पाटलिपुत्र के कई द्वार एक साथ खुल गए। सैनिकों ने अपने ही राजा के खिलाफ तलवार उठाई। अराजकता फैल गई। महल की ऊंचाइयों से पहली बार धनानंद के पतन की गूंज सुनाई दी। चाणक्य ने दूर से ये दृश्य देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक शांत मुस्कान थी। यही है राजनीति की शक्ति, जब अन्याय अपनी जड़ से हिल जाता है। चैप्टर 10, राज्य का उदय, ईसा पूर्व 333। पाटलिपुत्र की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सदियों से जिस शहर ने केवल नंदों के भय को जाना था, वो अब मौर्य साम्राज्य के जन्म का साक्षी बनने वाला था। राजमहल के विशाल द्वार खुले पड़े थे। जहां कभी धनानंद का आतंक था, अब वहां शांति की हवा बह रही थी। जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। महल के प्रांगण में चाणक्य खड़े थे। उनके सामने चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया। गुरु ने उसका मस्तक अपने हाथों से उठाया और कहा, आज से तू केवल मेरा शिष्य नहीं, बल्कि आर्यावर्त का सम्राट है। चंद्रगुप्त के
राज्याभिषेक का समारोह साधारण नहीं था। न कोई विलास, न कोई प्रदर्शन, केवल जनता, धर्म और नीति के प्रतीक के रूप में उसने अपने सिर पर मिट्टी रखी, उस भूमि की जहां से विद्रोह शुरू हुआ था। चाणक्य ने सभा में कहा, आज से इस भूमि पर धर्म राज्य की स्थापना होती है, जहां राजा जनता का सेवक होगा और न्याय सबसे बड़ा धर्म। उनके शब्दों पर सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं। जय मौर्य, जय धर्म, नंद वंश का अंत और मौर्य वंश का आरंभ। भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जहां नीति ने सत्ता को पराजित किया और ज्ञान ने तलवार से बड़ा साम्राज्य रचा। राज्याभिषेक के बाद चंद्रगुप्त ने पहला आदेश दिया, हर गांव, हर किसान, हर नागरिक अब इस साम्राज्य का हिस्सा है। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई अन्याय नहीं सहेगा। उस रात जब चारों ओर उत्सव था, चाणक्य ने अकेले आकाश की ओर देखा और कहा, प्रण पूरा हुआ, पर यह अंत नहीं, भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत है।